अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग नम्स के मोस्ट रिपीटेड जो फिज़िक्स पोर्शन के क्वेश्चन हैं 30 MCQs इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे। बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि व्हेन अ हीलियम एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स। बच्चे अगर हम लोग हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और इसका जो एटॉमिक मास है वो है 4। अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो मीन टू से इसके पास 2 प्रोटॉन हैं और जितने इसके पास प्रोटॉन है उतने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो मौजूद होते हैं। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो हीलियम +1 बनेगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएगा, तो बच्चे राइट ऑप्शन बनेगा अ पॉजिटिव हीलियम आयन। अगर अल्फ़ा पार्टिकल जहन में आ रहा है तो बच्चे याद रखें अल्फ़ा पार्टिकल बोला जाता है He+2 को। तो अल्फ़ा पार्टिकल की फॉर्मेशन तब होगी व्हेन अ हीलियम एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस बात को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि बीटा रे इमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। बच्चे जो बीटा रेज हैं ये इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। बीटा रे इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, इज़ इट एन इलेक्ट्रॉन विच वाज एग्जिस्टिंग आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो बीटा रेज जो हैं ये बेसिकली कहाँ से इमिट होती हैं। बच्चे याद रखिएगा कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनके जो अनस्टेबल न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूट्रॉन्स हैं वो बेसिकली डिके होते हैं इनटू अ प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन और साथ में जो है न्यूट्रिनो जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो बच्चे ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं दिस वन इज़ नोन एज द बीटा रे। तो बीटा रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, बट दीज आर इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द न्यूक्लियस एज अ रिजल्ट ऑफ द डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। कि जो न्यूट्रॉन होता है जो कि इनसाइड द न्यूक्लियस पाया जाता है, जब ये डिके होता है तो इसके नतीजे में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जो है वो रिलीज़ होता है। और न्यूट्रिनो जिसका मास भी कोई नहीं होता, चार्ज भी नहीं होता, ये सिर्फ मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। अब अगर कोई कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन विच वाज एग्जिस्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस, तो बच्चे इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर जो है वो रिसाइड नहीं कर सकता, ये हमेशा आउटसाइड द न्यूक्लियस ही जो है वो रिसाइड कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस। तो बच्चे ये दोनों ही फील्ड्स प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज़ इमिटेड बाय अ हॉट मेटल फिलामेंट इन अ कैथोड रे ट्यूब। बच्चे कैथोड रे ट्यूब के अंदर ये जो हॉट मेटल फिलामेंट होता है इसी को हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन का नाम देते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन गन है तो इलेक्ट्रॉन गन से जो चीज़ें इमिट होंगी वो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ द मास ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम इज़ डबल्ड इट्स टाइम पीरियड इज़। बच्चे अगर हम लोग पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात करें तो इसका फार्मूला ही होता है T=2π√L/g। इस फार्मूले के अंदर कहीं भी मैथ्स का रिलेशन मौजूद नहीं है, और अगर यहाँ पर मैथ्स मौजूद नहीं है तो इसका मतलब इसका जो टाइम पीरियड होता है वो मैथ्स के इंडिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो अनचेंज आ जाएगा। अगर इसके बरक्स हम लोग मैथ स्प्रिंग सिस्टम की बात करें तो बच्चे उसमें जो रिलेशन है दैट इज़ T=2π√m/k। तो टाइम पीरियड मैथ्स के स्क्वायर रूट के जो है वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं, तो वहाँ पर इफेक्ट होगा, बट इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड जो है वो इफेक्ट नहीं होता बाय द मास ऑफ बॉब। द सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग इज़ डार्क ड्यू टू। बच्चे डार्क हमेशा ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जब दो चीज़ें एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी। और अगर कहीं पे ब्राइट रिंग्स प्रोड्यूस होंगी तो इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज़ ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दो चीज़ें जो है वापस में ऐड हो रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच वन इज़ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ये पास पेपर के अंदर बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। आयरन इज़ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 है जी के रेजिस्टेंस इन द आरसी सर्किट ऑफ टाइम कांस्टेंट 2 सेकेंड इज़ 100 ओहम्स, और आप लोगों ने सी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। बच्चे टाइम कांस्टेंट टी का जो है वो फार्मूला ही होता है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू सी। आपने सी फाइंड आउट करना है तो ये बराबर होगा T/R के। यहाँ पर टाइम जो है वो 2 है और जो आर की वैल्यू दैट इज़ 1000। इसी 1000 को अगर हम लोग ऊपर ले जाएँ तो ये बन जाएगा 2 × 10⁻³ फैरेड। अब यहाँ पर माइक्रो गिवन है जो कि बराबर होता है 10⁻⁻6 के। अब इसको -3 को -6 में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 1000 से इसको डिवाइड भी कर दें
इंटू 10⁻³ ये जो 1000 है ऊपर जाकर 10⁻³ हो जाएगा, तो 10⁻³ और 10⁻³ जो है ये टोटल बन जाएगा -6। तो टोटल आपके पास जो आंसर होगा दैट विल बी 2000 माइक्रोफैरड। सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 9 है द लेंसेज लॉ रेफर टू इंड्यूस्ड। बच्चे ये करंट इंड्यूस करंट को रेफ़र करते हैं, एस बुक की लाइंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फॉर द एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच आर द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बच्चे इसमें से लाजमी तौर पे इस टॉपिक के अंदर से एमसीक्यूज आ जाता है, तो याद रखिएगा बाल्मर सीरीज़ जो होती है वो विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है, जबकि जो लाइमन सीरीज़ है ये यूवी रीजन के अंदर लाई करती है, जबकि पासन ब्रैकेट और फ्रंट सीरीज़ होती हैं ये लाई करती हैं इन द इंफ्रारेड रीजन। बोहर सीरीज़ के नाम से कोई सीरीज़ ही नहीं है। सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर विल बी बाल्मर सीरीज़। डैश आर द पार्टिकल्स दैट एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बच्चे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इट इज़ एक्सपीरियंस बाय द न्यूक्लियॉन्स, मतलब वो सब्सटेंसेस जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और वो या तो न्यूट्रॉन हो सकती हैं और या फिर वो प्रोटॉन हो सकते हैं। 3 तरह की चीज़ों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगी, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान, प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान, या फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में से सिर्फ न्यूट्रॉन्स मौजूद है, तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द बॉल थ्रोन अपवर्ड। बच्चे कोई भी चीज़ जब ऊपर फेंकी जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड जो है वो कम होती जाती है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो किसी भी सब्सटेंस को नीचे की तरफ खींचती है, तो ऊपर की तरफ जाते हुए इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा डिक्रीज़ करती जाएगी। बच्चे आप लोगों से यहाँ पे ग्राफ भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा अगर हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी रखें और यहाँ पे टाइम रखें, तो टाइम गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा उसकी वेलोसिटी लीनियरली डिक्रीज़ करती जाएगी, और आप लोगों के पास इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये ग्राफ भी जो है वो आप लोगों ने याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू फिज़िक्स। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ। मतलब अगर आप लोगों के पास एक स्टोन है जो कि स्ट्रिंग से बांधा गया है, अगर आप लोग इसको एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवा रहे हैं, तो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवाने वाली जो फोर्स है वो हमारे पास होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सर्कुलर पाथ से बाहर की तरफ घुमाने वाली जो फोर्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ट्यूनिंग ऑफ द रेडियो इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। बच्चे बुक के अंदर ट्यूनिंग ऑफ द रेडियो के साथ साथ कुकिंग की भी एग्जांपल के बारे में बताया हुआ है कि ये भी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एग्जांपल के अंदर ही आता है। क्वेश्चन नंबर 15 अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न। बच्चे स्टैंडिंग वेव पैटर्न वाले टॉपिक को भी लाजमी तौर पे आप लोगों ने रिकॉल करके जाना है, इसमें भी लाजमी तौर पे एमसीक्यूज आ जाता है। अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न इज़ फॉर्म्ड व्हेन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ। तो फिर आप लोगों के पास जो है वो स्टैंडिंग वेव पैटर्न जो है वो फॉर्म हो रहा होता है। इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो आप लोगों ने सभी एमसीक्यूज को इस टॉपिक को अच्छी तरह से जो है वो रिकॉल करके जाना है ताकि ये एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों के क्लियर हों। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट इन ऑप्टिकल फाइबर्स। तो बच्चे इसमें जो इनविजिबल इंफ्रारेड रेज होती हैं ये तेज़ी के साथ ट्रैवल करती हैं, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी की वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम है अमंग ऑल द गिवन ऑप्शंस। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें कि इन एलईडी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कंबाइंस विद द डैश ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायस कंडक्शन आ फोटोन ऑफ विजिबल लाइट इज़ इमिटेड। बच्चे विजिबल लाइट को इमिट करवाना हो तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली कंबाइन करता है होल के साथ। तो जब वो होल के साथ कंबाइन करता है तो होल के साथ कंबाइन करने के नतीजे में इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जाकर ऐड होगा, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो विजिबल लाइट जो है वो वहाँ से इमिट आउट हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि फॉर फोटोन द एनर्जी ग्रेटर दैन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चे ये हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू है, मतलब इतनी एनर्जी होगी तो पेयर प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल है, इसके अलावा पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है अगर इससे कम एनर्जी होगी। तो अगर इससे ज़्यादा एनर्जी होगी तो पेयर प्रोडक्शन के होने के चांसेस भी जो हैं वो इससे ज़्यादा होते जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम वैल्यू जो है वो पेयर प्रोडक्शन के प्रोड्यूस होने के लिए दैट इज़ 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 19 फैक्ट बेस्ड, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसमें से भी लाजमी तौर पे वो न्यूट्रॉन पूछ सकता है, वो इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, या वो प्रोटॉन पूछ सकता है, तो तीनों के बारे में ही आपको पता हो। अब न्यूट्रॉन इज़ अज्यूम्ड टू बी फॉर्म्ड ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क। इसके बाद
बैलिस्टिक मिज़ाइल की डेफिनेशन पूछी गई है, तो बच्चे एक पावर्ड और गाइडेड मिज़ाइल को जो है हम लोग बैलिस्टिक मिज़ाइल का जो है वो नाम देते हैं, और इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो पैराबोला होती है। टू वेज ऑफ द स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन प्रोड्यूसेस द बीट्स। ये बीट की डेफिनेशन है, और आप लोग इनमें जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करते हैं तो फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान, और इंसान जो मिनिमम बीट मतलब जो साउंड सुनने की सलाहियत रखता है उसकी वैल्यू जो होती है दैट इज़ 10 हर्ट्ज़। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग याद रख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अ 5 ओहम रजिस्टर इज़ इंडिकेटेड बाय सिंगल डैश कलर बैंड अराउंड इट्स बॉडी। बट 5 ओहम रजिस्टर अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड चैप्टर नंबर 2 है सेकेंड ईयर के फिज़िक्स का, उसके अंदर SHS टेबल बना हुआ है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास स्क्रीन है। आप लोगों ने ये टॉपिक भी जो है वो कलर बैंड्स वाला टॉपिक अच्छी तरह से याद करके जाना है, टेबल में से MCQs बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है द कोबाल्ट इज़ एब्जॉर्ब बाय। तो बच्चे कोबाल्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास जो है वो लीवर की मदद से कोबाल्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द आउटपुट करंट। बच्चे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर जो वोल्टेज है वो डिक्रीज़ होता है, और अगर वोल्टेज डिक्रीज़ है तो इसके नतीजे में जो करंट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास इज़ इंक्रीज़ड आ जाएगा। बच्चे वो आपसे पूछ सकते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इन दोनों ट्रांसफार्मर में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कांस्टेंट रहती है। तो पावर जो है वो कांस्टेंट रहेगी, P1 इज़ इक्वल टू P2। बच्चों आप लोगों को V1 V2 की वैल्यूज़ दे दे और साथ में I2 की वैल्यूज़ दे के आपसे पूछ सकते हैं I1 की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो सिंपली P1 इज़ इक्वल टू P2 वाला रिलेशन लगाकर जो है आप लोग जो भी चौथी चीज़ पूछी गई होगी आप लोग उसको जो है वो कैलकुलेट करने के काबिल होंगे। 25 है कि इन गैसेज द स्पीड ऑफ साउंड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डैश ऑफ द डेंसिटी व्हेन अदर फैक्टर्स आर सेम। तो बच्चे इसका फार्मूला ये होता है V इज़ इक्वल टू बल्क मॉडुलस ओवर डेंसिटी। बल्क मॉडुलस के स्क्वायर रूट के ये डायरेक्टली रिलेटेड है, जबकि डेंसिटी के स्क्वायर रूट के जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है। तो उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी पूछा हुआ है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अ वॉच मेकर यूजेस। बच्चे वो कन्वेक्स लेंस को जो है वो यूज़ करता है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस एक्ट एज अ मैग्नीफायर या चीज़ों को बड़ा करके दिखाते हैं। बच्चे इसी के रिलेटेड पास पेपर के अंदर MCQs पूछे जा चुके हैं। वो आपसे पूछता है कि क्रस्ट ऑफ वेव किसके तौर पे एक्ट करती है, या फिर ट्रफ ऑफ वेव जो है ये किसके तौर पे एक्ट कर रही होती है। तो बच्चे जो क्रस्ट ऑफ वेव है इट विल एक्ट एज द कन्वेक्स लेंस, जबकि जो ट्रफ ऑफ वेव होती है इट एक्ट एज द कनकेव लेंस। ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पास पेपर के अंदर बारहा पूछे जा चुके हैं। द नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम इज ड्यू टू द फील्ड क्रिएटेड बाय देयर डैश मोशन। बच्चे याद रखें इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं तो एक तो ये ऑर्बिट के अलॉन्ग रिवॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ ये अपने ही एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व करते हैं। जैसे हमारी ज़मीन है, अब ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द भी घूमती है जिसकी वजह से मौसम तब्दील होते हैं, और ज़मीन अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूमती है जिसकी वजह से हमें दिन और रात जो है वो नज़र आते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव करता है और ऑर्बिटल के अलॉन्ग भी मूव करता है, जिसकी वजह से उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो ऑर्बिटल एंड स्पिन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल द चेंज इन इट्स। बच्चे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यही हमारे पास वर्क एनर्जी